Hello everyone, welcome to my channel. This is part 2 of HTET PGT Chemistry 2021 paper discussion series. In this video, we will continue solving important questions with easy explanation. So let's start. So the first question for today's video is, which of the following oxo acid of sulfur has peroxide linkage? इसमें से किसमें peroxide linkage है, ये पूछा गया है. सो हम वन बाय वन सबकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो जो फर्स्ट है H2SO3. H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड. इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? दिस इज द स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आपको देखना है वैसे पेरोक्साइड लिंकेज होती क्या है. जहाँ पे भी ओ ओ लिंकेज है, इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज. तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं है. सेकेंड वन इज H2SO4. तो H2SO4 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. तो इसके अंदर भी ये वाली लिंकेज नहीं है. थर्ड अगर मैं बात करूं तो जो ये H2S2O8 है, इसका नाम होता है मार्शल्स एसिड और इसका दूसरा नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो नाम से ही पता चल रहा है परऑक्सी यानी कि इसके अंदर ये लिंकेज हो सकती है. तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो सल्फर हैं, दो सल्फर लिखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सेम OH OH. तो 6 ऑक्सीजन आ गई हैं, 2 बची हुई हैं, तो इनके बीच में ऐसे इंसर्ट कर देंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल्स एसिड और यू कैन से पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो इसी के अंदर क्या होती है? पेरोक्साइड लिंकेज होती है. ये जो होता है ओलियम. ओलियम की स्ट्रक्चर क्या होती है? एक ऑक्सीजन कम है यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन को अगर ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये ओलियम की स्ट्रक्चर है. राइट. तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि थर्ड वन. दिस इज द आंसर. इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरियसिडियल एंटीबायोटिक. तो बैक्टीरियसिडियल यानी कि साइड वर्ड इज रिलेटेड टू किलिंग. राइट. तो बैक्टीरियसिडियल एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं. और दूसरी तरह की कौन सी होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक, जो उनकी फर्दर ग्रोथ को रोकती हैं. किल नहीं करती बट फर्दर उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देती. तो इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है, बैक्टीरियोसिडियल कौन सी है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है. ये सारे पूछे जाते हैं. ठीक है. तो बैक्टीरियोसिडियल एंटीबायोटिक जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक के भी लिखे हुए हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के भी लिखे हुए हैं. इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ से बाय विद दीज एग्जाम्पल्स वी कैन सी ऑफ्लोक्सासिन जो है वो क्या है? एक बैक्टीरियोसिडियल एंटीबायोटिक है. जो बाकी बची हुई हैं ये सारी कौन सी हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक. राइट. उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन इज 1 क्लोरो, 2 क्लोरो एंड दिस वन. राइट. तो बेसिकली NMR सिग्नल किस पे डिपेंड करता है? जितने तरह के, जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही तरह का क्या होता है? NMR सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है. तो ये 3 हाइड्रोजन एक ही सराउंडिंग में है तो एक NMR सिग्नल इनका आएगा, एक इसका आएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन अलग एनवायरनमेंट में है. ठीक है. तो यहाँ पे कितने NMR सिग्नल्स आएंगे? 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4. तो टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन इज 4. Let's move to next question. Which of the following compound of xenon is square pyramidal? तो मैं आपको सबकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बनानी सिखा देती हूँ. तो फर्स्ट वन इज XeO3. तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो कि xenon के लिए 8 होंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो 0, प्लस माइनस चार्ज, तो चार्ज भी कोई नहीं है तो 0, डिवाइडेड बाय 2. तो सॉल्व करके आएगा 4. 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक xenon, सेंटर में लोन पेयर. दिस इज द स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? पिरामिडल. तो इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल. तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बन के आई वो क्या आई? ट्राइगोनल पिरामिडल.
राइट। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3। फिर दूसरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, XeOF4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सेंट्रल एटम 8 प्लस 0 क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 6। 6 मीन्स sp3d2। और इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सेंटर में जिनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। यही पूछा था आपसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। जब आप इसका निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आएगा स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। जब आप इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो आएगा लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d, राइट। तो मैंने सबका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है। तो इसने पूछा है स्क्वायर पिरामिडल कौन सा है, तो दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ S2 आयन गिव वॉयलेट कलर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली जब K2Cr2O7 के अंदर S2 नेगेटिव आयन डाला जाता है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये S2 नेगेटिव को तो S में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और यहाँ से Cr जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ये +3 में चला जाता है। तो बेसिकली K2Cr2O7 का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। KMNO4 आपको पता है डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर होता है, या डार्क पिंक कलर कह सकते हैं, मेजेंटा जैसा कलर होता है, इसका वैसा कलर है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी S2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर में, ठीक है। और Mn जो +7 में है यहाँ पे +2 में चला जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो डार्क पिंक से कैसा हो जाता है, कलरलेस। जो लेड एसीटेट है वो S नेगेटिव के साथ मिलके बनाता है PbS, यानी कि लेड सल्फाइड, जिसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। और ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये S नेगेटिव के साथ मिलके बनाता है Na2FeCN5NOS4 नेगेटिव, और इसका कलर होता है डार्क पर्पल या वॉयलेट। और आपसे यही पूछा गया है, तो आपको समझ आया होगा कि इसके साथ ग्रीन, इसके साथ कलरलेस, इसके साथ ब्लैक, और इस वाले के साथ वॉयलेट। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसा कलर बना देता है, वॉयलेट कलर किसके साथ बनाता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, ठीक है। और एस्टेट 2023 में ये भी पूछा है कि कंपाउंड बनता क्या है, तो ये कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि किस आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो नाइट्रेट आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है कि वाटर के अंदर जो नाइट्रेट आयन होता है वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। फिर नाइट्राइट आयन क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर Fe2+ है उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3+ में, ठीक है। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटीज है वो क्या हो जाती हैं, कम, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और बेबी का ब्लू कलर हो जाता है। तो इसमें बच्चों में होती है बीमारी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें ब्लू कलर अपीयर होने लग जाता है बच्चे का। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, वाटर में नाइट्रेट आयन होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछा है कि डी जो स्पेसिंग है, जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट है स्पेस लैटिस में, उनके बीच में जो स्पेसिंग है और जो सेल एज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब उनमें रिलेशन क्या है, सॉरी नॉट डिफरेंस। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो इस तरह से पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या होता है आपका ए, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या होता है आपका डी। तो ए में और डी में क्या रिलेशनशिप होता है, d इज इक्वल टू a/2। ये मैंने आपको बताया है सिंपल क्यूबिक के लिए, d इज इक्वल टू a/2, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक के लिए होता है। सिमिलरली अगर हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके
मैथमेटिक्स को यूज करके निकालेंगे तो एफसीसी के लिए ये रिलेशन आएगा, ये बीसीसी के लिए ये रिलेशन आएगा, ये तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये। यू कैन चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो किस पे डिपेंड करे, नेचर पे। सॉरी, एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किस पे डिपेंड करे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो नेचर पे डिपेंड करे वो इंटेंसिव। तो वॉल्यूम क्या है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम तो क्वांटिटी ही होती है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये एल्काइन है और इसमें 2 कैटलिस्ट दिए हुए हैं, तो इस ऊपर वाले कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो होता है वो बनता है सिस प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट बनाऊं तो ऊपर वाले को बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो इसकी प्रेजेंस में बनता है सिस प्रोडक्ट। सो दिस इज सिस एल्कीन। यहाँ से क्या बना, सिस एल्कीन, राइट। अगर मैं बात करूं कि बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, Na और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बनता है, तो यहां से बनता है ट्रांस प्रोडक्ट। तो आपसे पेपर में यही पूछा गया है कि ऊपर वाले से क्या होगा, ए प्रोडक्ट क्या होगा, बी क्या होगा, तो ए में क्या बनेगा, सिस एल्कीन, और बी में क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड गैस। एक्चुअली इसने पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम हमारी क्या है, कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो कौन से लॉ की बात हो रही है, तो सारे लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे लुसॉक्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन से में है, गे लुसॉक्स में। चार्ल्स में क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बॉयल्स में क्या है, बॉयल्स में है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और एवोगेड्रो में है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें गे लुसॉक्स लॉ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जानना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर किसकी है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। NH3 का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है जिसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो NH3 का स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ClF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो बेसिकली ये कौन सी शेप है, दिस इज टी शेप। तो ClF3 क्या है, टी शेप। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये कौन सी शेप है, बेंट शेप। तो SO2 इज बेंट शेप। SF4 कुछ ऐसा दिखता है, तो ये क्या है आपका, सीसॉ। तो SF4 का शेप क्या है, सीसॉ। सो इसका आंसर क्या बनेगा, SF4, यानी कि डी का फर्स्ट वन। तो फोर्थ वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पॉलीमर्स है, ये जो पॉलीमर है ग्लिप्टल, इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, तो मैंने सबका लिख दिया है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड किसके मिलके क्या पॉलीमर बनाते हैं, बेकेलाइट। स्टाइरिन जो है वो मोनोमर किसका है, पॉलीस्टाइरिन का। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, ग्लिप्टल, एंड दिस इज द आंसर। और इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्थेलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, डेक्रॉन या फिर ट्राइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन दी है, NO प्लस Cl2 ने बनाया 2NOCl, सारे गैसेस फेज में है।
तो यहाँ पे केपी केसी में क्या रिलेशनशिप होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन किसके बराबर होता है, जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है माइनस जितने रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट कितना है 2 एंड 1, तो 3 इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर -1, और वी कैन राइट इट लाइक kp is equal to kc by में rt. So the answer is third one. Next question is, no two electron in an atom can have the same set of quantum number. ऑर्बिटल में मान लो कि ये 4s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम क्वांटम नंबर का सेट लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 4 क्योंकि 4 s में प्रेजेंट है, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s मान लेते हैं इसके लिए +½ अब अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n इसके लिए भी 4 है क्योंकि 4s में ही प्रेजेंट है, l इसके लिए भी 0 है क्योंकि s ऑर्बिटल है, m इसके लिए भी मतलब s सब शेल है, m भी 0 है और s क्या है -1/2। तो अगर हम इस सेट को इस सेट को देखेंगे, दीज सेट आर नॉट सेम क्योंकि यहाँ पे +½ है, यहाँ पे -½ है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही जगह एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनके लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फिल करते हैं वो ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, यानी कि कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, ज़्यादा एनर्जी वाला बाद में। हुंस रूल ये कहता है कि मान लो एक ही एनर्जी लेवल पे ये है, इनमें सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स को क्या दो, एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करो, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लाइक साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है कितना, इतना। तो साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन डाला तो क्या बना CO2 प्लस H2O, ठीक है। और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है, -3920 किलोजूल पर मोल। पहली हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला है साइक्लोहेक्सीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो साइक्लोहेक्सीन क्या है, C6H10, जब मैं इसको बैलेंस करूंगी तो आएगा 17/2 O2, तो क्या बनेगा 6 CO2 प्लस 5 H2O, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -3800 किलोजूल पर मोल। इक्वेशन इसने बोला है हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि H2 प्लस हाफ O2 में बना क्या H2O, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -241 किलोजूल पर मोल। और हमें निकालना किसका है, इन सब का यूज करके उसने पूछा है आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यानी कि साइक्लोहेक्सीन C6H10 में हाइड्रोजन डालूं और साइक्लोहेक्सेन बन जाए, हमें इसका निकालना है। तो हमें इस इक्वेशन के लिए कुछ ऐसा करना है, इक्वेशंस को ऐड माइनस जो भी करना है कि सिर्फ ये इक्वेशन बचे, ये वाली, बाकी सब हट जाए। तो जब आप इसको देखेंगे, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऐड करके उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो आपका यही वाला इक्वेशन बचेगा। आप करके देख सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में हमने इन इक्वेशंस को जोड़ा है सेम तरीके से हम इन एंथैल्पीज को जोड़ेंगे। तो सेकेंड वाले की एंथैल्पी क्या है, -3800 किलोजूल पर मोल। फिर उसमें हमें ऐड करना है थर्ड वाला यानी कि -241, फिर उसमें से हमें माइनस करना है फर्स्ट वाला यानी कि -3920। तो जब मैं इन सबको ऐड करके सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो आपका आंसर आएगा -121 किलोजूल पर मोल। So the correct answer for this question is first one. Okay.